अच्छा, आज के सेशन में हमने जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि क्या एंट्रीज होती हैं, लेसिंग की बुक्स में क्या एंट्रीज होती हैं जब आप एक लीज को एज अ फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करते हो, जब आप एक लीज को एज एन ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करते हो। और हमने ये भी पढ़ा था कि अब हम मोस्टली केसेस में फाइनेंस लीज यूज किया करेंगे एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शन। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या थी अकॉर्डिंग टू IFRS 16। ठीक है। ओके। सो एक्सेप्शन क्या थी कि हमारी अकॉर्डिंग टू IFRS 16 जो है वो ऑल लीजेस शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस लीजेस। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी थी कि अगर वो मीट हो रही है, दो कंडीशन थी, दोनों अगर इकट्ठी मीट होती हैं, एंड मतलब दोनों अगर मीट होती हैं, लीज टर्म अगर लेस देन 12 मंथ है या लो वैल्यू एसेट है, तो फिर हम उसको एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि डेबिट रेंटल एक्सपेंस और क्रेडिट कैश या पेबल। ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन थी, वरना सारी जो लीजेस हैं वो फाइनेंस लीज रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो कि एक कंप्लीट एग्जांपल होगी जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इसमें। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि हमारा हम फाइनेंस लीज में करते हैं क्या। फाइनेंस लीज में हम लोग डेबिट एसेट करते थे और क्रेडिट लीज लाइबिलिटी करते थे। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं, जो जिस तरह हम बुक्स में लिखा करते हैं। मतलब बुक्स में हम क्या लिखते हैं इसको, अकाउंटिंग में या हमारे पेपर में, हम इसको कहते हैं इनिशियल रिकग्निशन। हम इसकी कैसे करते हैं, इनिशियल रिकग्निशन हम इसकी ऐसे करते हैं कि डेबिट हम करते हैं, आपको पता है कि एसेट करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं राइट ऑफ यूज एसेट। ठीक है। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। ठीक है, जिसको हम ROU कहते हैं। ठीक है। तो ROU हमारे डेबिट होता है। सही है। और क्रेडिट हमारा, आपको पता है कि हम लोग किसको करते थे, लीज लाइबिलिटी को करते थे। तो लीज लाइबिलिटी को हम उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके उसका नाम लिख देते हैं, जिसको हम कहेंगे फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, जिसको हम प्यार से कहते हैं FLO। सही है जी। अच्छा, अब दो साइड्स की एंट्री होगी, एक होगी डेबिट एंट्री और एक होगी क्रेडिट एंट्री। ठीक है। जो हमारी डेबिट एंट्री है वो है एसेट्स की, और जो क्रेडिट एंट्री है वो है लाइबिलिटी की। ठीक है। अभी अब यहाँ तक कोई इशू नहीं है, वही चीज़ है जो हमने पिछली क्लास में जो एंट्री पढ़ी थी वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका नाम हमने मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें डेबिट साइड वाली एंट्री है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब ROU वाली जो एंट्री है, ROU वाली जो एंट्री है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एट कॉस्ट मॉडल्स। ठीक है। एट रीवैल्यूएशन या फिर एट फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है। ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें ये हैं IAS 16 की चीज़ें हैं, तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ऐसा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हम बस इसमें ये समझ रहे हैं कि जो एसेट्स वाली साइड की एंट्री है, डेबिट साइड एंट्री है, उसको हम एट कॉस्ट मॉडल, एट वैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और क्रेडिट साइड की जो एंट्री है FLO, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, उसके लिए हमें उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सही है, जिसको हम LAS कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। तो जो क्रेडिट साइड की एंट्री है उसके लिए हमें एक लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब हम ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। वन कंप्लीट एग्जाम्पल जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी हर चीज में। सही है। काफी डिटेल्ड एग्जाम्पल होगी है। तो लेट मी ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी।
वन सेकेंड प्लीज। ओके। तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लें, एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें ये क्या कह रहा है, इसमें हमें ये कह रहा है कि an entity leases an asset with three annual payments in areas of 200 each। ठीक है। हमें वो लीज पे एसेट दे रही है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और हमने उसे एनुअल पेमेंट्स करनी है 200 ईच। ठीक है। एरिया में मतलब आपको पता है एक्यूरेट्स। ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन इज $450। ठीक है। और यूजफुल लाइफ जो एसेट की है वो है 3 ईयर्स की। सही है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है allocate finance charge on straight line basis and prepare lease amortization schedule। ठीक है। फाइनेंस चार्ज मतलब आपको पता है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है उसको हम फाइनेंस चार्ज कहते हैं, वो भी निकालना है, सीखेंगे अभी। ठीक है। और प्रीपेड लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री होती है एफएलओ, उसके लिए हमें लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना होता है। ठीक है। अच्छा जी। तो अब इसमें सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि वो हो क्या रहा है। हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले होना क्या है। सही है। तो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा ये जीरो है। ठीक है। सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जब हमने पहला रेंटल पे किया है, तो ये हमारा ईयर वन है। अच्छा, जो ईयर जीरो होता है वो क्या होता है, ईयर जीरो होता है साल का पहला दिन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साल का पहला दिन ले लेते हैं 1 Jan 20x1, 1 January 20x1। ठीक है। और ईयर वन जो होता है वो उस साल का आखिरी दिन होता है, मतलब कि 30 सालों की। मैं डेट नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 31 December x1। ठीक है। तो वो क्या कह रहा था कि आप 3 एनुअल पेमेंट्स कह रहे हो इन एरियाज। ठीक है, 200 ईच। तो मतलब कि आपने इस साल के एंड पे आपने 200 का एक पे किया है। सही है। एरियस का क्या मतलब है कि साल पे एंड पे आपने पे किया, मतलब 31 December x1 को पे किया। ठीक है। इसी तरह ईयर टू के एंड पे, जो कि ईयर टू आपका कौन सा होगा, ईयर टू होगा आपका 31 December x2। ठीक है। ईयर टू के एंड पे दूसरा 200 पे किया आपने। ठीक है। और उससे तीन का था, तो 3 एनुअल पेमेंट्स, तीसरी एनुअल पेमेंट आप कर रहे हो ईयर थ्री के एंड पे। ठीक है। तो वो भी 200 की। ठीक हो गया। अच्छा, और साथ उसने कहा है कि फेयर वैल्यू जो एसेट की इस इंसेप्शन पे है, मतलब ये जीरो पे है, वो कितनी है, 450। ठीक है। ये जीरो पे जो एसेट की फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 450। अच्छा, अब मुझे एक बात यहाँ पे आप बताएं कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 200 वो ईच ईयर पे कर रहा है, तो 200 ईयर वन के एंड पे, ईयर टू के एंड पे 200, और ईयर थ्री के एंड पे, तो ये टोटल कितना बनता है, ये हमारे 600 बनते हैं। ठीक है। और जो फेयर वैल्यू थी एसेट की वो तो 450 की थी, तो हम क्यों 600 पे कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली वो जो बाकी का बैंक अगर हमें एसेट कोई लीज पे दे रहा है तो उसको भी तो कोई फायदा चाहिए ना। ठीक है। उसको भी तो कोई वक्त का पैसा चाहिए, कि उसने हमें अगर 3 साल अलाउ किए हैं तो उसको उस वक्त का पैसा चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की कीमत तो 3 साल बाद गिर जाएगी। ठीक है। तो उसने वो जो बाकी का 150 रखा है, मतलब 600 का, अगर वो हमसे ले रहा है और 450 फेयर वैल्यू थी एसेट की ये जीरो पे है, तो जो बाकी 150 चार्ज कर रहे हैं वो ऑब्वियसली एज एन इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है उसे। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम अब अपना शुरू करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन करना, सही है, तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने सामने रख लेना है। सही है। और अब आपने सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा,
तो अब सबसे पहले तो हमने, आपको पता है कि जब भी हम कोई एसेट को लीज पे लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई एसेट को हम लीज पे लेते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा था एंटिटी लीजेज एन एसेट विद 3 एनुअल पेमेंट्स इन एरियाज 200 ईच, ठीक है, और फेयर वैल्यू उसकी थी 450 एट इंसेप्शन। जब भी कोई एसेट लीज पे लेते हैं, और वो लीज अगर फाइनेंस लीज है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली एज अ फाइनेंस लीज ही रिकॉर्ड करते हैं अब चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द न्यू IFRS 16 रूल। तो जब हम करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, हमने अभी देखा था, डेबिट करते हैं हम ROU को, और क्रेडिट करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं हम FLO को, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन वन की जो एंट्री बन जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन वन की अगर जो सबसे पहले ES0 पे एक एंट्री बनेगी, वो होगी डेबिट ROU, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी ES0 पे, 450, ठीक है, और क्रेडिट रहेगा FLO जो कि आपका लाइबिलिटी का एलिमेंट है 450 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये एंट्री बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या करनी है, दूसरी चीज हमने अब करनी है कि जो लाइबिलिटी, पहले हम करते हैं लाइबिलिटी वाले साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब FLO के लिए हमें पता है जो लाइबिलिटी वाली साइड होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर FLO, फॉर FLO वी नीड टू मेक अ लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। तो अब लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, इसका फॉर्मेट को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए ना बनते हैं 5 कॉलम्स, ठीक है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है रेंटर का, तीसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट का, ठीक है, चौथा कॉलम होता है डिक्रीज इन FLO का, इसको हम समझते हैं अभी ये क्या होता है, और लास्ट कॉलम होता है बैलेंस FLO का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होता है, सही है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा जो ES0 है, ठीक है, ES0, ES0 जो हमारा 1 जनवरी X1 था, हमने एग्जाम्पल में उसको 1 जनवरी X1 कंसीडर किया था, ठीक है। तो ES0 पे हमने, आपको याद है कि हमने एक एंट्री की थी ROU डेबिट और FLO क्रेडिट, ठीक है। तो FLO हमारा ES0 पे कितना है, ES0 पे कितना है FLO, 450 का, ठीक है। तो ES0 पे मतलब पहले दिन जिस दिन आपने लीज पे एसेट लिया है, उस दिन आपका FLO कितना है, लाइबिलिटी आपके ऊपर कितनी है, 450 की, ठीक है। तो अभी हमने कोई रेंटल पे नहीं किया, सही है, अभी हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, क्योंकि अभी तो हम ये जीरो पे खड़े हैं। इंटरेस्ट तो वो होता है ना जो वक्त का पैसा होता है, जो वक्त गुजरने के बाद आप पे करते हो। तो अभी तो हम ये जीरो पे खड़े हैं, अभी हम पहले दिन की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अभी हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी है वो है 450 की, मतलब FLO जो हमारा है वो है 450, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं ईयर 1 पे। ईयर 1 का मतलब है 31 दिसंबर X1 जो हमारा पहले साल एंड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने कितना पे किया, उस दिन हमने रेंटल पे किया क्वेश्चन के मुताबिक 200 पर एनम हम पे करते हैं, ठीक है। यही कह रहे हैं वो 200 पर एनम, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 का हमने रेंटल पे किया, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने के, अच्छा, इंटरेस्ट का ये सीन है कि ऑब्वियसली हमने रेट देखने, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में हमें गिवन है, अच्छा, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें जो इंटरेस्ट का रेट है, परसेंटेज है, वो हमें नहीं गिवन, ठीक है। तो इस केस में हमने इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि हमारे 3 साल है ना टोटल, जो हम 200 पे कह रहे हैं, ठीक है। तो वो बनते हैं 600, ठीक है, और जो फेयर वैल्यू थी एसेट की वो 450 थी। तो हर साल का अगर इंटरेस्ट हम देख लें कितना होगा, 50 होगा ईयर 1 का, 50 होगा ईयर 2 का, और 50 होगा ईयर 3 का। तो 150 का जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था 150 का इंटरेस्ट है। तो हर साल जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 50 का पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इंटरेस्ट ईयर 1 का कितना है, 50, ठीक है। डिक्रीज इन FLO कैसे आ जाएगा, 200 में से 50 निकाल दें तो 150, ठीक है। और बैलेंस FLO कैसे आएगा, 450 में से अगर हम 150 माइनस कर दें, क्योंकि हम 150 पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ईयर 1 के एंड पे मतलब 31 दिसंबर X1 को जो हमारा बैलेंस लाइबिलिटी रह गई है वो रह गई है 300 की, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं ईयर 2 का, ठीक है, ईयर 2 का, और ईयर 2 का कैसे होगा, उसी तरह हमने रेंटल पे किया 31 दिसंबर X2 को,
ठीक है, दूसरे साल के एंड पे। और दूसरे साल का हमने इंटरेस्ट लिया 50 का। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट के लिए जो होता है वो परसेंटेजेस गिवन होती है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम करेंगे उसमें परसेंटेज के थ्रू मैं आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम पर ईयर 50 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, सही है। तो 200 में से हमने 50 का इंटरेस्ट पे किया, तो डिक्रीज इन एफएलओ कितना हुआ, 150 आ जाएगा। 200 - 50, 150। ठीक है। और बैलेंस एफएलओ लाइबिलिटी कितने की रह जाएगी, 300 में से 150 कम कर दो तो 150 की लाइबिलिटी आपकी रह गई। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ईयर 3 आ जाएगा। और ईयर 3 में हमने अगेन 200 पे किया, मतलब ईयर 3 हमारा जो 31 दिसंबर X3 होगा। ठीक है, फिर हमने 200 पे किया, उसमें से जो 50 है वो इंटरेस्ट है। सही है। और डिक्रीज इन एफएल आ जाएगा उसी तरह, 200 - 50। ठीक है, 150 का आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारी बैलेंस लाइबिलिटी है एंड ऑफ ईयर 3 रह जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, 150 - 150। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर आवर लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं कि हम क्या अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएंगे यहाँ पे। सही है, फ्रॉम दिस लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था, जो हमने ऊपर एंट्री एक बनाई थी ऑलरेडी, सही है, वो तो हमने ईयर जीरो पे बनाई थी। ठीक है। तो ईयर जीरो के ऊपर हमारी एक ही एंट्री बनी थी, जो कि थी डेबिट। जिस पे कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। एक एंट्री बनी थी जो कि हमारी थी ये वाली, सही है। उसके बाद हम देखते हैं ईयर वन पे हमारे पास क्या एंट्री बनेगी। ईयर वन पे मतलब 31 दिसंबर X1 पे हमारे पास क्या अकाउंटिंग एंट्रीज बनेंगी। ठीक है। तो अगर आप देखें तो ईयर वन के एंड पे हम एक रेंटल पे कर रहे हैं। ठीक है। रेंटल कितने के, 200 के। तो अगर हम एक रेंटल पे कर रहे हैं तो क्रेडिट क्या होना चाहिए, कैश, राइट। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैश 200 से, क्योंकि हम रेंटल पे कर रहे हैं ना, ईयर वन के एंड पे, मतलब 31 दिसंबर X1 को। तो 200 से हम कैश क्रेडिट कर देंगे। सही है। और अगर हम इसको देखें तो ईयर वन में हमारे पास 50 का इंटरेस्ट था। ठीक है, फाइनेंस चार्ज जिसको हम कहते हैं। तो जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। ठीक है। तो डेबिट हम कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 50 से। ठीक है। और यहाँ पे हम एफ एल ओ को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे 150 से। ठीक है। तो डेबिट साइड भी 200 की हो गई, क्रेडिट साइड भी 200 की हो गई। अच्छा। ठीक है। अब इसमें हमने क्यों किया है लाइबिलिटी को डेबिट, क्यों किया 150 से, क्योंकि 150 से हमारी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है ना ईयर वन पे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे, तो ये ईयर वन पे हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है 150 से। ठीक है, क्योंकि हम 200 रेंटल पे कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 50 का इंटरेस्ट था। तो 150 से हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो चुकी है। जो 450 में से 150 हम, तो 450 फेयर वैल्यू थी ऑफ एसेट, उसमें से 150 हम पे कर चुके हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। 50 तो इंटरेस्ट था, उसको छोड़ दें तो 200 में से 50 इंटरेस्ट था, बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 150 से लाइबिलिटी कम हो गई आपकी, जो हमने इनिशियली रिकॉर्ड की थी 450 की। ठीक है। 150 से कम हो गई, अब 300 रह गई है एट एंड ऑफ ईयर वन। तो 150 से जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट हमने कर दिया यहाँ पे एफ एल ओ को 150 से। ठीक है। इसी तरह फिर सेम गोज फॉर ईयर टू। ठीक है। सो ईयर टू में क्या होगा, वही हम रेंटल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंटल पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 200 से। ठीक है। बाकी क्योंकि सब वैल्यू सेम है, यहाँ पे ईयर टू में भी इंटरेस्ट 50 का है तो वो 50 से ही रिकॉर्ड होगा। और जो लाइबिलिटी कम हो रही है वो अगेन 150 से कम हो रही है, तो सेम सेम एंट्री हम ऊपर वाली ईयर टू में भी कर देंगे। ठीक है। इसी तरह सेम गोज फॉर ईयर थ्री, क्योंकि ईयर थ्री में भी वैल्यू सेम है सारी हमारी। तो इसलिए हम उसमें भी सेम यही वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज बनेंगी फॉर ईयर वन, ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री। ठीक है। अच्छा, ये हमारी हो गई एंट्रीज। अब हम क्या करते हैं कि ये हमने डील किया था अपनी क्रेडिट साइड को। ठीक है। जो लाइबिलिटी साइड थी हम उसको डील कर रहे थे थ्रू लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। तो जो हमारी डेबिट साइड होगी उसका भी तो हमने कुछ करना है। तो डेबिट साइड का अब हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड ऑब्वियसली आपने एसेट रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो एसेट की डेप्रिसिएशन भी तो होगी ना।
ठीक है। तो जो एसेट की डेप्रिसिएशन होगी वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे, हमने इनिशियली पढ़ा था कि फाइनेंस लीज विल ऐसे की बुक्स में डेप्रिसिएशन भी तो रिकॉर्ड होती है। सही है। तो अब डेबिट साइड को जब हम डील करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, RUA। ठीक है। तो एसेट की क्या वैल्यू थी, 450 थी, और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसकी यूजफुल लाइफ गिवन थी, क्वेश्चन में देखिए यूजफुल लाइफ थी 3 years थी। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे उसने कहा था डिप्रिशिएट करना है। सही है। तो अगर हम यहाँ पे करें 450 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगी, 150 की डिप्रिशिएशन आ जाएगी फॉर ईयर 1। सही है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है तो आपको पता है कि तीनों साल जो डिप्रिशिएशन है वो सेम ही रहेगी। ठीक है। हर साल 150 से वो डिप्रिशिएट होगा। ठीक है। तो 150 इन ईयर 1, 150 इन ईयर 2 एंड 150 इन ईयर 3। तो तीनों साल हमारी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी 150 ईच। सही है। अच्छा, अब अगर हम एक फाइनल हमारा क्योंकि हमने क्रेडिट साइड को भी डील कर लिया और हमने डेबिट साइड को भी डील कर लिया, तो अब अगर हम एक फाइनल अपना PNL, मतलब इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाए, और अगर हम SOFP का एक्सट्रैक्ट बनाए तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं PNL का एक्सट्रैक्ट। ठीक है। और PNL में क्या क्या जाएगा और हमारा SOFP में क्या क्या जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास 3 साल थे। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि ईयर 1 में क्या जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ईयर 2 में क्या जाएगा, और देन ईयर 3 में क्या जाएगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है PNL में एक्सपेंसेस आते हैं। तो हमारे पास दो थे, एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था ये ईयर जो कि कितने का आ रहा था, 150 का। ठीक है। तो वही ईयर 2 में भी आ जाएगा। सही है। और वही चीज़ ईयर 3 में भी आ जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा एक्सपेंस था, अगर आप यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस था, जो फाइनेंस चार्ज होता है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो 50 का जो था वो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, हर साल वो भी जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 50। ठीक है। और यही रिकॉर्ड हो जाएगा ईयर 2 में भी और ईयर 3 में भी। ठीक है। वैसे इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है हर साल अगर हम परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेम तो इसलिए हमने इसको एज अ सेम रिकॉर्ड किया। ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया PNL का एक्सट्रैक्ट फॉर 3 years। ठीक है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे SOFP का एक्सट्रैक्ट। तो SOFP का एक्सट्रैक्ट हम कैसे बनाएंगे, SOFP में क्या जाते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि एसेट्स जाते हैं, लाइबिलिटीज जाती हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी तरह करते हैं कि ईयर 1 का बनाते हैं। ठीक है। तो अब ईयर 1 का जब हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। ठीक है। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कितने से रिकॉर्ड होगा, आपको पता है कि ईयर 1 के एंड पे जो है वो डेप्रिसिएशन कितनी थी, 150 की। ठीक है। और जो असल कॉस्ट थी उसकी एसेट की वो थी 450। आर यू ए आपने 450 से डेबिट किया था ना एट इंसेप्शन, एट ईयर 0 उसकी वैल्यू थी 450। ठीक है। और साल के एंड तक वो डेप्रिशिएट हो चुका था, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी कितनी आ जाएगी, 150 की। तो वो कैरिंग वैल्यू ऑफ RUO पे रिकॉर्ड हो जाएगा 300 पे। ठीक है। आपको पता है कि जब एसेट रिकॉर्ड होता है SOFP में तो वो कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। कैरिंग वैल्यू मतलब कॉस्ट 450 माइनस डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150 की, तो 300 से कैरिंग वैल्यू आपकी थी RU की है 300। ठीक है। तो SOFP में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपने लाइबिलिटी के कंपोनेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि FLO होता है। ठीक है। तो FLO में अब दो चीज़ें हैं, एक एक आएगी हमारी करंट लाइबिलिटी और एक आएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। एक हमारी आएगी करंट लाइबिलिटी और एक आएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अब ये क्या सीन है, अब इसमें हमने इसको फिगर आउट करना है कि हमारी FLO तो हमें पता है कि कितना था, FLO हमारा टोटल 450, राइट। तो ईयर 1 में अगर हम देखें तो ईयर 1 में हमारे पास है जो टोटल आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है ईयर 1 के एंड पे वो है 300। ठीक है।
अब हमें पता है कि करंट लाइबिलिटी वो होती है जो एक साल में सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 150 जो है, ये जो 150 है ये सेटल हो जाएगा ईयर टू में, मतलब विद इन 1 ईयर 300 में से 150 सेटल हो जाएगा। और फिर ईयर टू के एंड पे स्टिल 150 रह जाएगा, ठीक है। तो जो एक साल में सेटल हो गया वो कितना है, 150। और जो स्टिल रह गया वो होगा नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब ये वाला 150 जो है ये आपका करंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि ये ईयर टू में सेटल हो जाएगी। और जो ईयर टू के एंड तक भी सेटल नहीं हुई वो ईयर थ्री में जाके होगी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी 150। यहाँ पे तो वर्क अमाउंट सेम है, तो इसलिए ये वाला 150 करंट लाइबिलिटी एंड ये वाला 150 नॉन करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो है तो दोनों 150 ही सही है, ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, तो मतलब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन कंसेप्ट ये है कि जो एक साल में सेटल हो गया वो करंट लायबिलिटी है, और जो स्टिल बैलेंस एफएलओ बाकी है ईयर टू के एंड में वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम चलते हैं अपनी ईयर टू के एक्सट्रैक्ट पर, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ईयर टू का एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ईयर टू के एक्सट्रैक्ट में जो है वो आर यू है जो है वो 450 का था असल में, ठीक है। और ईयर वन में उसकी 150 की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, और ईयर टू में भी अब उसकी 150 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो जो पीछे आर यू ए की कैरिंग वैल्यू रह गई, कितनी रह गई, 150 की रह गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने रिकॉर्ड करने करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ईयर टू में हम देखें तो टोटल हमारी जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 150 की, ठीक है। और विद इन 1 ईयर जो ईयर थ्री में सेटल हो रही है वो 150 की सेटल हो रही है, ठीक है। मतलब कि जो ईयर टू के एंड पे 150 की लाइबिलिटी है टोटल, ये टोटल लाइबिलिटी है 150। उसमें से जो करंट लाइबिलिटी है वो है 150, मतलब पूरी की पूरी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये सारी जो है ना सेटल हो जाएगी विद इन 1 ईयर, सही है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, सॉरी, करंट लाइबिलिटी कितनी है, 150 की, जो सेटल हो रही है ये थ्री में, सही है। और जो बैलेंस लाइबिलिटी रह जाएगी ये थ्री के एंड पे वो जीरो है, मतलब एनसीएल जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो जीरो है, क्योंकि ये थ्री में आपकी सारी लाइबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटी 150 की, और एनसीएल जो हमारे पास जीरो आ जाएगा, सही हो गया। ये था ईयर टू का एक्सट्रैक्ट। इसी तरह हम बना लेते हैं ईयर थ्री का एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अब ईयर थ्री में क्या होगा, ऑब्वियसली जो आर यू है, ठीक है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, अब जो असल वैल्यू थी वो थी 450 एसेट की, उसमें से पहले साल की 150 डेप्रिसिएशन गई, दूसरे साल की गई, और फिर अब तीसरे साल की गई, ठीक है। तीसरे साल में तीसरे साल की भी हो गई, तो ये आर यू आ जाएगा जीरो, ठीक है। इसी तरह हमने रिकॉर्ड करना है एफ एल ओ को, उसका सी एल वाला पोर्शन और एन सी एल वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर हम वापस लीज एमोर्टाइजेशन टेबल पे जाएं और देखें तो क्या हमारे पास ईयर थ्री के एंड पे ये टोटल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जो बैलेंस है पहले के कॉलम में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इस कॉलम में जो इधर लिखा होता है ये टोटल लाइबिलिटी होती है। तो अगर आप देखें तो टोटल जीरो हो चुका है, इसका मतलब करंट भी और नॉन करंट भी दोनों जीरो हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ईयर टू में सेटल हो गई थी लाइबिलिटीज। तो जीरो एंड जीरो, दैट्स इट। तो ये हमारा बन गया एस ओ एफ पी का एक्सट्रैक्ट। इसमें कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी। मेरा नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सॉरी। सही है, 319 223 7783, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, सही है। अच्छा, अब हम वैसे ही पढ़ लेते हैं इसको कि अगर अब ये तो तब था कि हमने एज अ फाइनेंशियली इसको रिकॉर्ड किया था, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि ऐसे डेबिट किया था और क्रेडिट लायबिलिटी की थी। लेकिन व्हाट इफ अगर हम इसको ऑपरेटिंग लीज करते तो फिर क्या होता, ठीक है। वैसे ही पढ़ रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन वैसे ही पढ़ रहे हैं, सही है। जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो इधर हम लिखते हैं व्हाट इफ दिस वाज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग लीज। तो अब हो क्या रहा था, असल में हो तो ये रहा था ना कि हम फाइनेंस लीज में एसेट रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज होती है उसमें हम
एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है। तो इसमें क्या होता है कि ईयर वन के ऊपर आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें डेबिट रेंटल एक्सपेंस होता है 200 का, और क्रेडिट कैश हो जाता। ठीक है, रेंटल एक्सपेंस 200 डेबिट, और सही है, और क्रेडिट कर देते हैं कैश 200 का। ठीक है, तो यही काम आप ईयर टू में भी करते हैं और ईयर थ्री में भी करते हैं, मतलब एज एन एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एज एन एसेट। सही है, एलएससी की बुक्स में ये वाली एंट्रीज बनती, इंस्टेड के जो हमने ऊपर एंट्रीज बनाई है वो ये वाली ना बनती, ये वाली एंट्रीज हमारे पीएनएल में बनती। ठीक है, ये एंट्रीज हमारे पीएनएल में जाती, और हमारे एसओएफपी में कुछ भी नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि एसओएफपी में तो एसेट और लाइबिलिटी जाते हैं, तो इसमें तो ऑपरेटिंग लीज में तो एसेट लाइबिलिटी होते ही नहीं है, उसमें तो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।